चलिए, तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज या मधुमेह, ये भी सभी का सुना हुआ शब्द है। और अगर आसपास देखें तो मुझे लगता है कि अगर 10 लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें से 2 तो ऐसे जरूर होते हैं कि जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है। अब ये जो डायबिटीज है ये क्यों होती है, कैसे होती है? सबसे पहले तो यदि इसको क्योर करना है, हमें इसका हमको ट्रीटमेंट देना है, तो सबसे पहले तो हमको इस चीज से ही परिचित होना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है और क्यों होती है। ठीक है, तो डायबिटीज के बारे में हम आगे देखते हैं। अब इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें कि डायबिटीज की हिस्ट्री क्या है, तो इसका जो वर्णन मिलता है वो भोजपत्रों में भी इसका वर्णन मिलता है। और लगभग 1500 ईसा पूर्व मिस्र में यहाँ इसका जिक्र मिलता है, जहाँ पर बहुमूत्रता का शब्द प्रयोग किया गया है मधुमेह के लिए। और सुश्रुत संहिता में, जो कि उन्होंने बहुत सारी डिजीज, बहुत सारे रोगों को लेकर लिखी है, तो इसमें भी उसका उल्लेख मिलता है। और इस पर अभी बहुत अधिक शोध कार्य नहीं हुआ। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो डायबिटीज है ये एक मेटाबॉलिक डिजीज है। अब मेटाबॉलिक क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, जिसको हम चयापचय बोलते हैं या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। तो जितना भी एक मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ह्यूमन के लिए लाइफ सपोर्टिंग केमिकल्स जितने भी बनते हैं वो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के बाद ही बनते हैं। और ये जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ये क्रिया पाई जाती है। और इस क्रिया के दौरान क्या फिजियोलॉजी होती है कि फूड जो भी इनटेक लिविंग थिंग ले रहे हैं उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना और उस एनर्जी को बॉडी बिल्डिंग में और ग्रोथ में और रिपेयर में यूज करना, ये इसका मेन इंटेंशन होता है। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो जो भी हम खाना खाते हैं वो एनर्जी, अब यहाँ जो ह्यूमन एनर्जी उसको हम किस फॉर्म में लेते हैं, एटीपी। तो एनर्जी में बनना और उसके बाद उस एनर्जी से जितनी भी शरीर की ग्रोथ है, जितनी भी रिपेयरिंग है, जितनी भी प्रोग्रेस है, वो सारी चीजें कंटिन्यूशन में होते जाना। तो जो डायबिटीज है वो एक मेटाबॉलिज्म डिजीज है। और इसमें प्रमुख समस्या क्या होती है कि जो शरीर में भोजन के पचने के बाद ग्लूकोज बनता है उसका उपयोग शरीर नहीं कर पाता है। और जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हम एक आप लोगों ने उसके जो कंटेंट्स होते होंगे उसमें अक्सर कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा। तो जो भी हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं वो पचता है, डाइजेस्ट होता है। और जब डाइजेस्ट होता है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लीवर में स्टोर रहता है। और जैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है तो क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन है ये लीवर से ब्लड में डाल दिया जाता है और वहां पर इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट करता है पहले लीवर और फिर ब्लड में डाल देता है। और ब्लड से ये ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी के उस पार्ट में पहुंच जाता है जहां के सेल्स को अपनी प्रक्रियाओं को चालू रखने के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है। इसको एक बार हम फिर से समझते हैं कि सबसे पहले ह्यूमंस जो खाना खाता है उसका जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट जैसे ही डाइजेस्ट होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने घर में एक स्टोर रूम होता ना, और वहां पर पूरे खाने का रॉ मटेरियल हम जो है वो स्टोर रखते हैं 1 महीने या 1 साल के लिए। और जैसे ही बॉडी के किसी जगह पर एनर्जी की जरूरत होती है, ग्लूकोज की जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी को एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है।
तो क्या होता है कि लीवर क्या करता है कि इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ब्लड में डाल देता है, और ये ब्लड के थ्रू बॉडी के उस पार्ट में चला जाता है जहाँ की एनर्जी की या ग्लूकोज की जरूरत है। अब जब डायबिटीज होता है तो क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं, ये जो ग्लूकोज उन तक पहुंच तो गया, मान लीजिए मेरे हाथ से मैं लगातार काम कर रही हूँ तो ये हाथ थक गया, अब यहाँ एनर्जी की जरूरत है, तो यहाँ से एक मैसेज गया ब्रेन तक कि इन सेल्स को एनर्जी की जरूरत है। तो जो ब्रेन है वहां से मैसेज कहाँ गया, लीवर तक, और लीवर ने क्या किया कि उसमें जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया और ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके ये इन सेल्स के आसपास आ गया, लेकिन यहाँ से सेल्स को इस ग्लूकोज को कंजम्पशन करने की, यूज करने के लिए जरूरत होती है इंसुलिन की। ठीक है, तो जो ये ग्लूकोज है ये किसी भी सेल के अंदर कब जा सकता है, जब वहां पर इंसुलिन नामक हार्मोन्स होता है। यदि इंसुलिन नहीं होता है तो ग्लूकोज होते हुए भी जो सेल है वो इस ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाती है। और ये जो इंसुलिन होता है ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये पेनक्रियास ग्लैंड होती है जिसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं। ये पेनक्रियास एक बहुत बड़े आकार की चपटे ग्लैंड होती है जो पेट के पीछे हिस्से में रहती है, और ये इनमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं। कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन इनमें जो बीटा सेल्स होती हैं उनसे ग्लाइकोजन की सॉरी उनसे इंसुलिन का सीक्रेशन होता है। अब ये ब्लड में कैसे बढ़ता है, देखिए ये तो पेनक्रियास हो गया। पेनक्रियास में ये जो येलो कलर की दिख रही है ये बीटा सेल्स हैं, और बीटा सेल से ये पर्पल कलर का ये पूरा इंसुलिन है जो ये इंसुलिन हार्मोन्स को बनाती हैं और फिर सीक्रेट करती हैं। अब देखिए क्या होता है कि अभी आप इसके टाइप छोड़ दीजिए, सिर्फ यहाँ देखिए इस सेल को एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है, और ये ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से करेगी, ग्लूकोज से। ठीक है, जिसको यहाँ शुगर लिखा गया है, ये ग्लूकोज है। तो लीवर ने क्या किया, जैसे हमने अभी इस हाथ का एग्जाम्पल लिया था कि लीवर ने क्या किया कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इन सेल्स तक पहुंचा दिया। अब देखिए इनके सेल के आसपास पूरे में ये जो ग्लूकोज है, आपको जितने भी ये येलो येलो डॉट दिख रहे हैं ये ग्लूकोज है, ये जमा हो गया। अब उसी समय क्या करता है पेनक्रियास, जैसे ही लीवर ग्लूकोज को ब्लड में डालता है वैसे ही पेनक्रियास इंसुलिन को ब्लड में सप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये इंसुलिन के हैं। अब ये एक सेल की वॉल है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझिए कि कोई भी जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा वो सेल वॉल से क्रॉस करके सेल के अंदर जाएगा। ये चीज क्लियर हुई। अब जैसे सपोज आपको यहाँ से यूएसए भेजा जाए, एनी आओ आपकी एयरपोर्ट पे बहुत पहचान है, सब कुछ है, आप विदाउट वीजा यूएसए पहुंच गए। ठीक है, अब यूएसए पहुंचने के बाद जब आप एयरपोर्ट पर उतरे तो क्या होगा, आपको शायद एयरपोर्ट से बाहर ही जाने ना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास वहां का वीजा नहीं है। तो सेम वही काम ये इंसुलिन करता है कि ये इंसुलिन की प्रेजेंस में ही ये जो ग्लूकोज होता है, शुगर होती है, ये जो सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करके सेल के अंदर जा पाती है। ये चीज क्लियर हुई। अब यदि सपोज देखिए ये ग्लूकोज का सेल के लिए यूज कब है, जब वो सेल के अंदर जाए और उस सेल को एनर्जी दे। इस ग्लूकोज का यूज करके वो सेल अपने लिए एनर्जी को प्रोड्यूस कर ले। अब यदि मान लीजिए यहाँ पर इंसुलिन नहीं है तो क्या होता है कि यहाँ तक शुगर तो आ गई, ठीक है, ये जो येलो डॉट से ये तो बहुत सारे आ गए,
लेकिन ये इस सेल के अंदर नहीं जा पाए। अंदर नहीं जा पाए तो क्या होगा, वो सेल एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। अब क्या होगा कि वो सेल, ये जैसे हम हाथ के सेल का एग्जाम्पल ले रहे थे, ये वापस ब्रेन को मैसेज भेजेगा कि भाई मुझे एनर्जी की आवश्यकता है, आप यहाँ पर शुगर को या ग्लूकोज को भेजिए। ब्रेन वापस लीवर को मैसेज भेजेगा, लीवर वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, उसको ब्लड में डालेगा और ब्लड के थ्रू यहाँ पर जो है वो ग्लूकोज को पहुंचाएगा। अब देखिए होगा क्या, ये जो यहाँ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स दिख रही है, देखिए यहाँ पे इंसुलिन नहीं है तो यहाँ पर ये शुगर तो इकट्ठी होती जा रही है, हर बार मैसेज जा रहा है, हर बार ये शुगर इकट्ठी हो जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इस शुगर के पास कोई इंसुलिन नाम का गेट पास नहीं है कि वो उस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा पाए। तो जब ये प्रोसेस बार बार चलेगी तो क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लड है इसमें शुगर की क्वांटिटी अधिक होती जाएगी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा पा रही है और बार बार लीवर शुगर भेज रहा है। तो यहाँ पर ग्लूकोज या शुगर तो ढेर सारी इकट्ठी हो गई, लेकिन ये सेल, अगर हम इसको देखते हैं कि मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि ये भूखी है तो भूखी ही है, अभी भी इसके पास एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं आया है कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे क्या दो चीज हो रही, एक तो ये हो रही है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो कि जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ये शुगर एक्सेस, किसी का माइक ओपन है, प्लीज क्लोज कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए जिसका भी माइक। दीदी आपका माइक ओपन है। थैंक यू प्राची। तो यहाँ पर ये दो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो भी ग्लूकोज आ रहा है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, लेकिन वो सेल के मेम्ब्रेन के अंदर ना जाने के कारण सेल उसका यूज नहीं कर पा रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि चूंकि ये जो सेल है जो बार बार मैसेज भेज रही कि मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे भूख लगी है, ठीक है, तो वहां पर एनर्जी ना पहुंचने के कारण वो सेल क्या होगा, धीरे धीरे वीक होती जाएगी, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम डायबिटीज में अक्सर देखी जाती हैं कि जैसे देखिए उनके पैर के मसल्स जो हैं वो बहुत जल्दी खराब होते हैं, है ना, या फिर आंखों पे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, या उनकी बॉडी का जो भी पार्ट है जो वीक होगा उस वीक पार्ट पे बहुत जल्दी इफेक्ट होगा और वो वीक पार्ट जो है वो जल्दी खराब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शुगर में ज्यादातर जो असर होता है वो मसल्स पर होता है, और दूसरा क्या होता है, नर्व, ब्लड कैपिलरीज और जो मसल्स होती हैं उनकी जो उनकी स्ट्रेंथ है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे है, उस पे असर होता है। तो हमेशा योग में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई शुगर वाला व्यक्ति योग करना शुरू करता है तो वो अपनी शुगर टेस्ट करने लगता है कि भाई मेरी तो शुगर कम ही नहीं हो रही है, मैं योग कर रहा हूँ लेकिन मेरी शुगर कम नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो हम योग करते हैं शुगर वाले के लिए, उसकी शुगर डेफिनेटली कम होगी 100%, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है। उसका मेन जो है बेनिफिट वो क्या है कि योग शुगर वाले पेशेंट की जब मसल्स, नर्व्स, ब्लड कैपिलरीज, इन सब की फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज करने में सहायक होता है। और इसके डायबिटीज के साथ यदि कोई व्यक्ति की मसल्स, नर्व और ब्लड कैपिलरीज मान लीजिए 10 साल तक चलने वाली है, 10 साल बाद उनमें प्रॉब्लम आनी है, तो वो 20 से 25 साल तक के टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। ये चीज क्लियर हुई सभी को? हम सब करके बता दें अगर हो गई तो, यस, है ना। तो यहाँ पर जो हमको शुगर की क्वांटिटी कम मिल रही है वो बाय प्रोडक्ट है। मेन हमको क्या देखना है कि उसकी जो मसल्स हैं, मसल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, नर्व्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और जो उसके
ब्लड वेसल्स हैं उनकी क्वालिटी और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन हो रही है। अब इसमें डायबिटीज में चूंकि इंसुलिन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, और ये दो तरह की डायबिटीज होती है। एक तो होती है कि जहां पर जो पैनक्रियास की बीटा सेल हैं वो इंसुलिन को बना ही नहीं पाती हैं, ठीक है। तो उसको या कम बनाती हैं, बहुत कम मात्रा में बनाती हैं, मतलब जितना बैलेंस नहीं है, इसको हम कह सकते हैं। तो ये टाइप 1 होती है। और जो टाइप 2 होती है वो होती है कि जो बॉडी की सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए रेजिस्ट करती हैं। तो ये दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1, टाइप 2। और इनके मेन कारण क्या है? जेनेटिक, उनकी लाइफ स्टाइल, और कुछ कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह भी रहती हैं जिनके कारण, जैसे कुछ स्टेरॉइड वगैरह होते हैं जिनके कारण डायबिटीज अगर होती है। दी एक बार रिपीट कर देंगे, 2 टाइप एक बार क्या बताया था, थोड़ा क्लियर नहीं है। अभी आगे फिर से ठीक आएंगे, ठीक। ठीक है। सो अब हम देखते हैं रीजन ऑफ डायबिटीज कि ये डायबिटीज के रीजन क्या क्या है। तो डायबिटीज की जो मेन रीजन है वो आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं होना, आपकी नींद पूरी ना होना, आपको एक्सरसाइज ना करना, ओवरवेट होना, और बहुत अधिक स्ट्रेस होना। तो ओवरऑल हम देखें कि ये जो हमारी लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है वही डायबिटीज का कारण होती है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और टाइप की डायबिटीज पाई जाती है जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, जो आजकल बहुत देखी जाती है। तो इस समय जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कई बार 2 मंथ 3 मंथ के बाद उसको डायबिटीज डिटेक्ट होती है। लेकिन ये जो डायबिटीज होती है ये धीरे धीरे प्रेगनेंसी के बाद, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है और प्रेगनेंसी के बाद अपने आप जो है वो ठीक होने लगती है। अब जो ये टाइप 1 टाइप 2 में रिपीट कर दे रही हूँ, टाइप 1 में क्या होता है? इम्यूनिटी सिस्टम द्वारा जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं जो सेल, वो बीटा सेल होती हैं, वो कई बार डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि वो है लेकिन वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, या फिर वो बहुत कम क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोड्यूस कर पा रही हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है। और टाइप 2 क्या होता है कि जब ह्यूमन बॉडी इंसुलिन से रेजिस्टेंस शो करने लगती है, कि वो इंसुलिन को बॉडी सेल्स एक्सेप्ट करने में रेजिस्ट करती हैं, और उसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड में जो एक नॉर्मल लेवल शुगर का होना चाहिए वो चूंकि सफिशिएंट इंसुलिन नहीं का या तो उत्पादन नहीं हो रहा या रेजिस्ट कर रही हैं, तो उनके कारण क्या होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाता है, और जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो शुगर पॉजिटिव आता है या डायबिटीज पॉजिटिव आता है। अब जो टाइप 1 होता है तो इसमें फिर वही चीज है कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसमें किसी तरह की कोई डिजीज हो जाती है, जिसके कारण जो पेनक्रियास की बीटा सेल्स हैं वो या तो नष्ट हो जाती हैं या फिर वो रहती हैं लेकिन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं रहती हैं, और जिसके कारण या फिर वो बहुत अधिक कम मात्रा में इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पाती हैं, जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं है या शरीर के लिए बैलेंस नहीं है। तो इस तरह से ये टाइप 1 होता है। टाइप 2 कब होता है कि जब बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो इंसुलिन के प्रति कोई रिएक्शन नहीं देती हैं, उनमें एक रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। और ये अक्सर कब होता है? या तो बहुत ओवरवेट होने से, या जो बहुत समय तक शरीर में एक्टिव ना रखना, मतलब किसी तरह की कोई एक्सरसाइज फिजिकल ना करना, हेल्दी लाइफ स्टाइल ना अपनाना, हेल्दी डाइट नहीं लेना, बैलेंस डाइट नहीं लेना, तो ये सारी चीजें जो रीजन है टाइप 2 की। और सबसे अधिक टाइप 2 ही देखा जाता है, आप देखिएगा। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी है तो उसका आपको बताया, क्योंकि जब कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में डिमांड्स सारी चीजों की बढ़ जाती हैं, और
पर्याप्त इंसुलिन ना बनने के कारण कई बार ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है और जिसके कारण वो डायबिटिक रेंज में आ जाती है। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है। बाकी इन लोगों में कई गुना चांसेस बढ़ जाते हैं भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने के। अब ये जो टाइप्स ऑफ डायबिटीज हमने देख लिया, इसके अलावा अब हम देखेंगे कि इसके क्या सिम्टम होते हैं। तो सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं? बार बार यूरिन जाना, बहुत अधिक प्यास लगना, वजन अचानक से बहुत घट जाना और भूख बढ़ जाना, आपकी व्यूज में, नजर में परिवर्तन आना कि वो तेजी से पावर बढ़ने लगना, कोई भी यदि बॉडी में घाव हो गया है तो वो बहुत जल्दी ठीक ना होना, थोड़े से ही काम करने में बार बार थकान लगने लगना, बार बार किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, चाहे वो किसी घाव में हो या कई बार जिनको यूटीआई वगैरह होता है, और कुछ लोगों को नमनेस लगती है हाथ और पैरों में। तो ये सब इसके कॉमन सिम्टम हैं। फिर अगर इनके सिम्टम को हम मैम शॉर्ट, प्लीज पूरा हो जाए, फिर बीच में मत इंटरप्ट करें प्लीज, कंप्लीट हो जाए, आप लिख लीजिए जो भी क्वेश्चन है, हम लास्ट में उसको ले लेते हैं। तो अब इसके जो सिम्टम को यदि हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो 4T के नाम से जाना जाता है, टॉयलेट, थर्स्टी, टायर्ड, थिनर। तो ये 4T माना जाता है और इसमें जो अभी हमने सारे सिम्टम्स लिए थे वो इंक्लूडेड रहते हैं। अब जैसे जो टाइप 1 है, यदि हम उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स देखें तो वो क्या क्या है कि जैसे जल्दी पेशाब आना, मतलब यूरिन का बार बार जाना, फिर उसके बाद बहुत अधिक प्यास लगना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। यदि अधिक बार आपका यूरिनेशन अधिक होगा तो डेफिनेटली आपके बॉडी का लिक्विड जो है वो अधिक निकलेगा बाहर और प्यास अधिक लगेगी। वजन का अचानक घट जाना, भूख में वृद्धि होना और विजन जो है वो ब्लर होने लगना, अस्थायी रूप से धुंधला होने लगना। इसके बाद थकान लगना, घावों का धीरे धीरे ठीक होना, बार बार होने वाला इन्फेक्शन यदि बार बार बॉडी में हो रहा है, हाथ या पैरों में बहुत अधिक नमनेस आ रही है, और कीटो एसिडोसिस। इसमें क्या होता है कि जब मान लीजिए इंसुलिन की बहुत अधिक कमी हो गई तो उसमें एक कोमा जैसी पोजीशन में पेशेंट आ जाता है, मतलब वो अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है, उसको कीटो एसिडोसिस कहते हैं। और इसके कारण जब ये आना शुरू होता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट उल्टी करता है, उसके पेट में दर्द होता है और उसकी जो ब्रीदिंग होती है उसमें फ्रूट्स जैसी स्मेल आती है। तो इसके जो कीटोसिस के वो मेन सिम्टम्स क्या हो गए कि उसका मुंह एकदम सूखा सूखा रहेगा, उसको स्टमक एक होगा, वॉमिटिंग होगी, फिर उसके बाद बार बार उसकी पल्स बहुत इंक्रीज हो जाएगी और उसकी ब्रीदिंग में फ्रूटी ब्रीद हो जाएगी, मतलब एक फ्रूट्स की स्मेल आएगी। तो ये सिम्टम है कीटोसिस का होने का। फिर अब टाइप 2 का हम देखते हैं। तो टाइप 2 में फिर यही चीज होगी कि प्यास और पेशाब में वृद्धि, मतलब यूरिनेशन अधिक हो जाएगा और बार बार प्यास लगेगी। वजन इसमें बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जबकि टाइप 1 में क्या हो रहा था, वजन कम हो रहा था, लेकिन टाइप 2 में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका वजन बढ़ भी जाता है। बहुत अधिक भूख लगने लगेगी, बार बार खाने का मन होगा, लेकिन उतना खाने के बाद भी थकान और कमजोरी लगेगी, उसका विजन ब्लर होने लगेगा, उसके जो भी घाव हैं वो बहुत धीरे धीरे भरेंगे, हीलिंग उनकी धीमी हो जाएगी, बार बार इन्फेक्शन हो सकता है और हाथ पैरों में शून्यता, नमनेस आएगी। उसके स्किन पर ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं बहुत सारी जगह पर, जिसमें अक्सर बगल और गर्दन पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। और दोनों टाइप 1 टाइप 2 दोनों प्रकार में ईस्ट संक्रमण, मतलब ये आम होता है और चूंकि ये बहुत, हम इसको जज नहीं कर सकते इसलिए इसको डिटेल में नहीं लिया है। फिर डायबिटीज के इफेक्ट क्या होते हैं? तो डायबिटीज के इफेक्ट्स जो होते हैं
वो यदि किसी भी तरह का सर्जरी पे जाना होता है उस पेशेंट को, या किसी भी तरह का कट बॉडी में कहीं लगता है, तो उसकी हीलिंग बहुत ही स्लो हो जाती है या लगभग रुक जाती है जब तक उसको कि ऊपर से इंसुलिन ना दिया जाए। फिर जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उन सब पर इनका बहुत ही गंभीर इफेक्ट होता है। और बहुत लंबे समय तक अगर ये डायबिटीज चलती है तो हृदय रोग मतलब हार्ट डिजीज क्यों होंगी? क्योंकि इनका असर कार्डिक मसल्स पर भी पड़ेगा, वहां पर भी ब्लड वेसल्स हैं, वहां पर भी नर्व है। तो जो कार्डिक से रिलेटेड जितनी भी नर्व, ब्लड वेसल्स और मसल्स हैं, उन पे भी इफेक्ट आएगा, जिससे हार्ट डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक आ सकता है किसी भी तरह का, जिसमें कार्डिक अरेस्ट भी है, जैसे रीनल फेल्यूअर है। तो इस तरह के भी चीजें पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि उस पर्सन का कौन सा सिस्टम वीक है। जो ऑर्गन वीक होगा उस पर सबसे पहले इसका असर आएगा। और इससे एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा? इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्फेक्शन से हमको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। और कई बार पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। अब इसमें जो हार्ट डिजीज है उसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट, ये सारी चीजें संभव है। एक और इसमें होता है जिसमें सारी जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स में आर्टरी अलग होती हैं, वेन अलग होती हैं। आर्टरीज वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और वेन वो होती हैं जो ऑर्गन से हार्ट तक को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। तो ये जो आर्टरीज होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, और जिससे हार्ट से जो ब्लड सप्लाई होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो स्लो हो जाती है। फिर नर्व्स में इफेक्ट आता है, तो खासकर जो पैर और हाथ की जो डिस्टल पार्ट है, उनमें जो छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो उनको ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसमें सबसे बड़ा हार्मफुल क्या होता है कि जैसे आप हमने भी बात की आर्टरीज और वेन की, तो इन जनरल हम क्या देख रहे हैं कि आर्टरीज वो हैं जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक ले गई? उस ऑर्गन तक ले गई, उस सेल तक ले गई, और वहां से जो भी टॉक्सिन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापस हार्ट तक कौन लाया साफ करने के लिए? वेन्स। ठीक है। तो यहाँ पर अब जो कहीं ना कहीं तो ये दोनों मिलेंगी ना, तब तो ब्लड वापस वेन में जाएगा। तो उसका लास्ट पॉइंट क्या होता है? हमारे ये नेल्स के नीचे जो हाथ और पैर की उंगलियों के नाखून होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये आर्टरीज आ रही है तो ये बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ नेल्स के नीचे ये कैपिलरीज इससे वेन से ऐसे मिल जाती है। और क्या होता है कि यहाँ से यहाँ आते आते तक, एंड पे आते आते तक क्या होता है कि उस ब्लड का पूरा ऑक्सीजन सप्लाई हो चुका होता है, और उस ब्लड में हर एक सेल अपना डीऑक्सीजनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिन्स को डाल चुकी होती है। तो यहाँ से हमारे नाखून के जस्ट नीचे ये कनेक्शन होता है, यहाँ से ये ब्लड जो है वेन में जाने लगता है। और उसमें दिक्कत क्या होती है कि जब हम मान लीजिए बहुत लंबे समय तक नेल पेंट लगा रहे हैं, या अपने नेल्स को हेल्दी ना रखने वाली मान लीजिए कुतर रहे हैं, या इससे ही खरोंच के किसी चीज को निकाल रहे हैं, मतलब हमारे नेल्स को यदि हम हेल्दी पोजीशन में नहीं रखते हैं तो ये एक्सचेंज स्लो हो जाता है। और जब ये एक्सचेंज स्लो होगा इसका मतलब क्या होगा कि फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम मिलने लगेगा, सर्कुलेशन भी थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो नतीजा क्या होगा कि यहाँ नमनेस होगी, कई बार होता है कि यहाँ जलन होने लगेगी, इन्फेक्शन होने लगेंगे। ठीक है। और जब ये न्यूरॉन्स ही डैमेज होते हैं तो उसमें पूरी बॉडी के न्यूरॉन्स डिपेंड, यहाँ पे भी डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन का कौन सा ऑर्गन वीक है। जो ऑर्गन उसका वीक होगा वहां के जो नर्व्स होंगे वो पहले डैमेज होंगे। ज्यादातर आप देखिएगा जिनको डायबिटीज रहती है उनके पैर के नर्व्स और उनकी आंखों के नर्व्स ये बहुत जल्दी इफेक्टेड होते हैं।
और ये डाइजेशन को भी इफेक्ट करेंगे। फिर नेफ्रोपैथी मतलब किडनीज में प्रॉब्लम आएगी। किडनीज जो पूरे ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो उनकी जो फिल्टरिंग प्रोसेस है उसमें कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि ब्लड बहुत अच्छी तरह से फिल्टर नहीं हो पाएगा, और जब फिल्टर नहीं होगा तो उससे जो टॉक्सिक्स मटेरियल है वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। फिर आंखों में, आंखों की जो आईज की ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पूरी आईज को ब्लड और ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाती हैं, वो उनमें क्षति होती है। और पैरों की तो अभी हमने बात कर ही ली है कि इसमें संक्रमण होता है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसके और अन्य प्रभाव क्या होते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को वीक कर देती है, इन्फेक्शंस को होने की प्रोबेबिलिटीज बढ़ा देती है। कई बार डिप्रेशन में वो व्यक्ति चला जाता है, और इसकी डायबिटीज के कारण स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। उसकी बकल कैविटी मतलब मुंह के अंदर हमेशा ड्राई रहने के कारण, क्योंकि जो सलाइवा सीक्रेट होता है वो क्या करता है, इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्शन देता है। तो चूंकि वो सलाइवा कम हो जाता है और ड्राई रहने के कारण उसमें ईचिंग या किसी तरह का बैक्टीरियल या फंगस वाला इन्फेक्शन हो सकता है। फिर जेनाइटल आर्गन से रिलेटेड चीजें इसमें हो सकती हैं, और इनको कुछ स्ट्रेस बढ़ने के कारण हेलोसिनेशंस जो होते हैं कई बार, या बहुत अधिक ब्रेन सेल इफेक्ट होने के कारण हेलोसिनेशन होने लगते हैं। बोन्स के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, और कीटोसिस तो हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसमें जब शुगर बढ़ जाती है ब्लड में, तब हम उसको कहते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। तो हाइपर ग्लाइसीमिया में क्या होता है कि जो इंसुलिन का सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। इसके सिम्टम क्या रहेंगे कि हो सकता है स्वेटिंग हो बहुत, या फिर ऐसा लगे कि चक्कर आ रहा है, बहुत अधिक भूख लगती है, और ऐसा लगता है कि बहुत तेज सिर दुख रहा है, इरिटेशन होता है बहुत सारी चीजों से। तो ये सारी चीजें इसके सिम्टम होती हैं। और वहीं जब शुगर का लेवल कम हो जाता है तो उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और इसमें क्या होता है कि चूंकि ब्रेन को कम शुगर मिलती है, तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन की स्थिति, या वो जो हेलोसिनेशन कहते हैं वो पोजीशन आ जाती है। चेहरा पीला पड़ जाता है, वो हमेशा अपने आप को भूखा महसूस करेगा कि बहुत भूख लग रही है, अपने आप को कमजोर फील करेगा, स्वेटिंग होगी, और वो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें शेकिंग हो, वो कांपता रहे, हेडेक इसमें भी हो सकता है। तो इस तरह से ये इन दोनों के सिम्टम हैं। ये सेम चीज है। अब इनके टेस्ट और ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो जो डायबिटीज है इसके जो टेस्ट होते हैं वो कई तरह के टेस्ट होते हैं, वो यहाँ हम अलग अलग देखेंगे, जिसमें कि ब्लड में शुगर के लेवल को चेक किया जाता है। तो ये टेस्ट किसके द्वारा होते हैं, ब्लड लेके, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जिसमें पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको शॉर्ट में FBS टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें एक पूरी रात व्यक्ति को कुछ भी खाना पीना दिए बिना, और सुबह का जो होता है वो ब्लड लिया जाता है, और फिर उसमें शुगर के लेवल को टेस्ट किया जाता है। फिर रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, तो इसमें सैंपल किसी भी समय ले लेते हैं, और उस समय फिर उसका जो लास्ट मील होता है वो कब लिया था ये देख लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से ब्लड में शुगर का लेवल क्या है वो टेस्ट किया जाता है। फिर एक होता है A1C टेस्ट। A1C टेस्ट जो है वो एक ब्लड में शुगर एवरेज कितनी है, लगभग 2-3 महीने का वो एवरेज निकाल के देता है। इसको कई जगह HbA1c टेस्ट भी बोलते हैं। तो ये 2 से 3 महीने की शुगर को एवरेज निकाल के देता है कि 2 से 3 महीने तक ह्यूमन ब्लड में शुगर का लेवल क्या था। फिर एक टेस्ट होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट। उसमें एक ग्लूकोज का शैशे आता है, और वो पूरा शैशे एक साथ उस पेशेंट को देकर, पिलाकर, और फिर टेस्ट किया सैंपल लेते हैं,
और उसमें ये देखा जाता है कि अधिक ग्लूकोज को वो किस तरह से उसकी बॉडी मैनेज करती है। और फिर यूरिन टेस्ट, मतलब यूरिन के थ्रू भी टेस्ट किया जाता है कि अगर यूरिन में शुगर आ रही है तो इसका मतलब वो इंडिकेट करता है कि वो पर्सन के ब्लड में भी शुगर है, डायबिटिक है। अब कुछ अब इसमें कंसिडरेशन क्या होता है, एक तो होता है कि जैसे A1C अगर 5.7 और 6.4 आता है, या जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसका लेवल 100 से 125 के बीच में आता है, तो ये इंडिकेट करता है कि प्री डायबिटीज है, मतलब उसको डायबिटीज है नहीं लेकिन भविष्य में हो सकता है। फिर मॉनिटरिंग इसकी कैसे की जा सकती है, ये स्टैंडर्ड स्केल है इसका। मॉनिटरिंग इसकी कैसे की जा सकती है कि आप रेगुलर टेस्ट करो। एक छोटी सी मशीन आती है शुगर टेस्ट की, सभी ने देखी होगी, उसको लोग घर में रखते हैं और रेगुलर उससे अपनी कितनी शुगर है उस हिसाब से लंबे समय तक चेक करते हैं और उससे मॉनिटर करते हैं। और जब भी प्री डायबिटिक में कोई पेशेंट आता है तो फिर उसके बहुत सारे उसको प्रिवेंशन लेने के लिए बोल दिया जाता है जिससे वो डायबिटिक रेंज में ना आ पाए। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, टैबलेट्स हैं, इंजेक्शंस हैं, प्लस एक इस तरह का पैच जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं, ये परमानेंटली फिट कर हो जाता है और इससे एक बहुत पतली सी ट्यूब जाती है अंदर, और ये इसमें ये जो आप बेल्ट में टंगी हुई मशीन देख रहे हैं, इसमें इसका यूनिट सेट कर दिया जाता है कि इंसुलिन कितनी यूनिट में लेना है वो सेट कर दिया जाता है। तो जब पेशेंट इसे पंप करता है तो ये इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड में इंड्यूस हो जाती है। ये बहुत एडवांस स्टेज पे किया जाता है। तो ये तो हो गए ट्रीटमेंट जो हम लेते हैं मेडिकली, ठीक है। अब इसके अलावा डायबिटिक वाले पर्सन को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट उसके लिए क्या होता है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करे और धीरे धीरे वो मेडिसिन को छोड़े ना, लेकिन जब वो एक बैलेंस डाइट लेता है, योग एक्सरसाइज को इंक्लूड करता है, लाइफ स्टाइल प्रॉपर लेता है, एक आइडियल लाइफ स्टाइल, तो धीरे धीरे उसके वो जो डोजेस है वो कम हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो बाहर से इंसुलिन लेना बंद कर दे तो भी प्रॉपर उसके बॉडी में इंसुलिन बनने लगती है। तो अब ये बदलाव क्या क्या करने हैं आपको, एक तो उसकी डाइट में कि उसकी जो डाइट हो वो पूरी बैलेंस डाइट हो, उसमें फल सब्जियां, प्रोटीन, होल ग्रेन्स, ये सारी चीज हो, और उसके साथ ही उसको शुगर से रिलेटेड जो इंटैक्ट है वो नहीं लेना है, किसी भी तरह का अल्कोहल या ड्रग उसे नहीं लेना है। फिर व्यायाम, अब चूंकि जो डायबिटीज है ये फिजिकल पे डिपेंड करता है, तो ये बहुत जरूरी है कि वो फिजिकली अपनी बॉडी को एक्टिवेट रखे, उसके लिए वो कोई ना कोई किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज करे, वॉक करे, तो ये सारी चीजें उसको क्योर करेंगी उसकी डायबिटीज को। और सप्ताह के अधिकांश दिनों में मतलब कम से कम 30 मिनट तक वो एक्सरसाइज करे। फिर अपने वो वेट को कंट्रोल में रखे, ओवर वेट या अंडर वेट ना हो, स्ट्रेस को मैनेज रखे, नींद पर्याप्त ले, 6 से 7 घंटे की उसको नींद कंपलसरी होती है, और किसी भी तरह का वो ड्रग को यूज ना करे, चाहे वो तम्बाकू हो, सिगरेट हो, अल्कोहल हो या किसी भी और तरह का ड्रग हो, तो उन सबको वो अवॉइड करे। फिर दवाइयां में उसको एक तो इंसुलिन दी जाती है, इंसुलिन टैबलेट फॉर्म में भी हो सकती है, इंजेक्शन फॉर्म में भी हो सकती है, और जो थर्ड है कि एक पैच ही लगा देते हैं वैसे भी हो सकती है। तो ये 3 तरह से उसको ट्रीट किया जाता है। अब उसका मॉनिटर कैसे करना है, एक तो उसकी जो ग्लूकोज है उसको बार बार मॉनिटर करना है, हर ऑल्टरनेट डेज, डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सीरियस है। फिर HbA1c
A1C टेस्ट करना, जिससे उसकी 2-3 महीने की जो उसका ब्लड लेवल है एवरेज वो आ जाए। फिर उसके बाद उसको व्यक्तिगत तौर पे उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसके खाने की देखभाल करना, उसके हाइजीन की देखभाल करना, ये सारी चीजें करना। फिर थोड़ा सा हम देखेंगे कि इसमें फूड कैसे लेना है। तो जो भी डायबिटीज से जो भी व्यक्ति पीड़ित है, तो उसके फूड में कार्बोहाइड्रेट बैलेंस होना चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखें। और उसको ज्यादा से ज्यादातर विदाउट स्टार्च वाली वेजिटेबल्स, कम फैट वाला प्रोटीन और जो गुड फैट होता है वो ही लेना चाहिए। और जितने भी जिन चीजों में शुगर रहती है उन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और भोजन की मात्रा पे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इसमें भूख बहुत अधिक लगती है, तो वो एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए। और पूरे जो उसके खाने का पैटर्न है वो बैलेंस होना चाहिए कि क्या चीज कितने बजे और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ये दो चीजें उसके लिए खासकर बैलेंस होनी चाहिए। अब वो उसके लिए कौन कौन से ऐसे कंटेंट है खाने के जो वो ले सकता है। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में उसको क्या लेना चाहिए, साबुत अनाज लेना चाहिए। और ऐसी चीजें चुने कि जो होल ग्रेन में फाइबर रिच हो। अब उसमें जैसे वाइट चीजें हैं, वाइट ब्रेड, वाइट चावल, फाइन फ्लोर्स, आलू, मक्का, इन सब चीजों को उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर गैर स्टार्च वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं जिनमें कि स्टार्च नहीं होता है। पालक, ब्रोकली, शिमला मिर्च और पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं उनको उसके खाने में शामिल करना चाहिए। फल उसे कौन से देना चाहिए, बेरीज, सेब, संतरे, इस टाइप के साबुत फल का चयन करना चाहिए। और ये बिना चीनी मिलाए उसे देना चाहिए। और यहाँ पर उसे ये जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे पेशेंट को हम जूस ना दें, उसे साबुत फल दें। यहाँ साबुत फलों का चयन से मतलब ये है कि जो हम जूस देते हैं वो जूस अवॉइड करना चाहिए और उसे फल को ही खाना चाहिए। प्रोटीन में क्या क्या दे सकते हैं, टोफू, दाल, बीन्स, और जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश, एग, ऐसी चीजें ले सकते हैं। हेल्दी फैट क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे एवोकाडो, नट्स और जैतून का तेल। फिर मीठे और प्रिजर्व जितने भी पदार्थ होते हैं वो उनको अवॉइड करना चाहिए। और ड्रग, अल्कोहल सभी अवॉइड करना चाहिए। अब उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए कि एक तो उसका भोजन नियमित होना चाहिए, नाश्ता जरूर से होना चाहिए जिससे वो उसके शुगर के लेवल को मैनेज करने में हेल्दी हो। ऐसा ना हो कि उसने एक मील लिया, उसके पीछे उसके बाद 5 घंटे का अंतर हो गया। तो इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके लिए वो क्या खा रहा है उसके साथ साथ मैटर ये करता है कि वो कब खा रहा है। तो टाइम और फूड दोनों चीजें उसकी बैलेंस होनी चाहिए। फिर उसको थोड़ा फाइबर रिच फूड लेना चाहिए। और उसमें एक मेथड होती है कि जो प्लेट होती है इसको हम प्लेट मेथड बोलते हैं। तो इसमें एक प्लेट लेते हैं, उसमें आधी प्लेट को हम जो विदाउट स्टार्च वेजिटेबल्स होते हैं उससे भरते हैं, 1/4 प्रोटीन से और 1/4 स्टार्च से। तो इस तरह का ये एक प्लेट को डिजाइन किया गया है और उसे इसे लेना चाहिए। पानी उसे ढेर सारा पीना चाहिए, उसकी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचना चाहिए हमेशा। और उसको चाहिए कि वो अपनी जो भी उसकी स्थिति है, क्योंकि डायबिटीज भी किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, कोई प्री में है, कोई पोस्ट, तो एक बार डाइटिशियन से सलाह लेके और अपनी डाइट को मैनेज करा लेना चाहिए। अब शामिल योग करने वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं, अनाज में साबुत गेहूं की रोटी, भूरे चावल, क्विनोआ, जई। सब्जियां, पत्तेदार सब्जी, ब्रोकली, फूलगोभी, शिमला मिर्च, गाजर। फल में जामुन, सेब, संतरे, केले। प्रोटीन में कम वसा वाला मीट, फिश, एग, और अगर वेजिटेबल में देखें तो बीन्स, दाल और टोफू।
और जो हेल्दी फैट होता है उसमें एवोकाडो, नट्स, बीज, जैतून का तेल। अब जो सीमित मात्रा में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो क्या क्या है, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक है, किसी भी तरह के जूस हैं, किसी भी तरह के एनर्जी ड्रिंक हैं, ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। जितनी भी प्रोसेस्ड और प्रिजर्व चीजें हैं, पैकेट चीजें हैं, पैकेट पैक चीजें हैं, वो सब उसे नहीं लेना चाहिए। फिर उसको फैट वाला मीट अगर ले तो वो विदाउट फैट ले, और बहुत अधिक डीप फ्राई वाले या जिसमें बहुत अधिक उच्च फैट वाला, जैसे दूध है, डेयरी प्रोडक्ट, तो दूध है वो दो तरह का होता है, एक होता है जिसमें फैट होता है, एक होता है जिसमें फैट नहीं होता है। तो उसको विदाउट फैट वाला दूध लेना चाहिए कि अगर एक दूध को आप बॉईल करें, फ्रिज में रख दें, तो आप देखेंगे कि लगभग 24 घंटे बाद उसके ऊपर एक मलाई की लेयर जमती है, वो पूरा हटा दें तो वो कैसा हो जाएगा, कम फैट वाला दूध हो जाएगा। तो इस तरह का उसको कम फैट वाला डेयरी प्रोडक्ट लेना चाहिए, और इंसुलिन और दवाइयाँ उसे नहीं लेना चाहिए। फिर फिजिकल एक्टिविटी उसके जो रेगुलर यदि वो करेगा तो उसके ब्लड शुगर को मैनेज करेगी वो। अब हम यहाँ पे आते हैं कि इसका यौगिक मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो यौगिक मैनेजमेंट के लिए इसमें कुछ षट कर्म हैं जो डायबिटीज के यौगिक मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और उसमें लघु शंख प्रक्षालन इसके लिए बेस्ट होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। और ये चूंकि आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख चुके हैं तो इसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाते। इसमें 5 आसन होते हैं जो सभी आप लोग कर चुके हैं। वो आसन कौन से हैं? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण। फिर इसके अलावा कुछ और ऐसे आसन होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, जिसे आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ठीक है, तो एक यहाँ पर बेसिक फंडा ये होता है कि जो ट्विस्टिंग वाले आसन होते हैं वो आसन जिनका इफेक्ट पैनक्रियास के आसपास पड़ रहा है, वो आसन डायबिटीज के लिए अच्छे होंगे। तो वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम और डिटेल में देख लेंगे। उसके अलावा वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन, ये सारे आसन जो हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, कपालभाति, ऊंचाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, इनके लिए एक बहुत अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज होती है। मेडिटेशन में अजपा जप जो होता है या ब्रीदिंग टेक्निक, ये डायबिटिक वालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। योग निद्रा एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जो डायबिटीज पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है। तो इस तरह की यदि इनकी यौगिक मैनेजमेंट देखें तो फर्स्ट और सेकेंड वीक इन्हें क्या करना चाहिए, जो शुद्धि क्रियाएं हैं मतलब लघु शंख प्रक्षालन, फिर आसन में जितने माइक्रो एक्सरसाइज हैं वो सारी करें, और थोड़ा शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन वाले आसन, और उसके बाद मेडिटेशन, योग निद्रा, अजपा जप। सेकेंड वीक में इनको वही जो षट कर्म है उसमें वो कुंजल और नैतिक क्रिया को भी डाल सकते हैं। आसन में माइक्रो एक्सरसाइज के साथ साथ वो वज्रासन, सूर्य नमस्कार करने के बाद रिलैक्सेशन के रूप में शवासन करें। फिर प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जाई, भस्त्रिका प्राणायाम, और रिलैक्सेशन में रिलैक्सेशन करें, ध्यान करें उसके बाद, और योग निद्रा, अजपा जप। थर्ड और फोर्थ वीक भी इसी तरह से वो कुछ और आसन ऐड कर सकते हैं इसी प्रक्रिया में, जैसे लघु शंख प्रक्षालन षट कर्म में ऐड कर लें, और फिर उसके बाद में सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, हलासन, योग मुद्रा, ताड़ासन, शशांकासन, गोमुखासन, ये थर्ड वीक में वो आसनों में ऐड कर सकते हैं। फोर्थ वीक में इसमें और ऐड करते हुए सूर्य नमस्कार को ऐड करें, प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी, और रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योग निद्रा, अजपा जप।
तो इस तरह से ये पूरा एक डायबिटिक पर्सन के लिए यौगिक मैनेजमेंट है। जिसे आप लोग ने अभी देखा। और आशा है समझा भी होगा, क्योंकि सभी लोगों को नींद आ रही थी ऐसा लग रहा था। तो अब इसमें यदि आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करते जाएं। तो क्या होता है, एक साथ सभी के माइक नहीं खुलते हैं। चेला जी, आप कुछ बोल रही थी उस समय बीच में, अभी आप बताएं। हाँ, मैं वो टाइप 2 डायबिटीज का जो रीजन था ना, वो मैं क्लिक करना चाह रही थी। तो वो तो बहुत दूर है। ये डाल दूंगी, मैं प्रेजेंटेशन डाल दूंगी ना, उसमें रिकॉर्डिंग है, उसको मैं यूट्यूब में डाल दूंगी, तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ठीक है। और मैम, जो इंसुलिन जो आ नहीं पाता है सेल तक, उसका कारण फिर से बता दीजिए। इंसुलिन जो नहीं आ पाता, इंसुलिन बीटा सेल्स में प्रॉब्लम होना, क्योंकि बीटा सेल ही इंसुलिन को बना रही है। अगर बनाने वाला खुद प्रॉब्लम में आ जाए। हाँ। एक घर है, उसमें जो खाना है, फूड है, कुकिंग कौन करता, मान लो लेडीज करती है। अब सपोज वो 4 दिन को फीवर में चली गई, तो सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो इंसुलिन क्या है और शुगर क्या है, फिर से बता दीजिए। इंसुलिन एक हार्मोन है। अच्छा। और शुगर एक फूड का कंटेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, ये सारे रहते हैं ना। ऐसा एक ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं। तो जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने से क्या होता है कि मान लीजिए आज मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ, तो मुझे एनर्जी लग रही कि नहीं? बिना एनर्जी के मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। कभी हम देखिए, मान लीजिए थोड़े से 3-4 दिन फीवर में होते हैं, तो हमको बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, ठीक है। तो हमको कोई भी एक्टिविटी हो, वो करने के लिए एनर्जी की बहुत जरूरत है। और वो एनर्जी कहाँ मिलती है आपको, कैसे मिलती है? खाने से। तो आप जो भी खाते हैं उसका जब डाइजेशन होता है, तो वो ग्लूकोज फॉर्म में हो जाता है, और इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट करके लीवर अपने आप में स्टोर कर लेता है। तो जब जरूरत बॉडी को होती है एनर्जी की, तो वो उस लीवर क्या करता है, ब्रेन, कोई भी ऑर्गन जहां पर भी इसकी जरूरत होगी, उसका मैसेज कहाँ जाएगा? ब्रेन में, नर्व्स के थ्रू। और ब्रेन लीवर को मैसेज भेजेगा, तो लीवर क्या करेगा कि उस जो ग्लाइकोजन को उसने स्टोर करके रखा है, उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इस ग्लूकोज को ही साधारण भाषा में शुगर बोलते हैं, और उसे ब्लड में डाल देगा। और ब्लड के थ्रू वो बॉडी के उस पार्ट में जाएगा जहां हमें एनर्जी की जरूरत है। क्लियर हुआ अभी, है ना? और इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है, जिसकी प्रेजेंस होने पर ही वो जो ग्लूकोज होता है वो किसी भी सेल में उसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाता है। अभी जैसे मैं आपके सामने खाने से भरी थाली रख दूं, लेकिन आप उसको खा ना पाए, तो आपको तो एनर्जी नहीं मिलेगी ना, जब तक आप उसको मुंह में ना डाल पाए, कितना भी खाना आपके चारों का रहे। तो बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन हो जाती है, ग्लूकोज की एक्सेस हो जाती है, जबकि इंसुलिन का कम हो जाता है या इंसुलिन नहीं रहता है। क्लियर हुआ? तो इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, जो कि किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन से जो ग्लूकोज है या शुगर है उसको सेल के अंदर जाने की परमिट देता है, या उसको हेल्पफुल होता है अंदर ले जाने। हाँ, मतलब ग्लूकोज के साथ जब इंसुलिन मिलेगा तभी वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। अगर उसके साथ इंसुलिन नहीं है ग्लूकोज के साथ, तभी ऊपर से इंसुलिन दी जाती है कि वो ग्लूकोज को फिर पहुंचाते हैं। बिल्कुल।
रितु जी। मैम यहाँ पर हाइपर ग्लाइकोसीमिया से हम क्या समझ रहे हैं? देखिए एक सिंपल सा है, कोई भी सेल से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। आप लोग ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी हुई हैं सभी ने, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि हार्मोन्स को सीक्रेट करना, ये भी सबने पढ़ा। अब वो जो हार्मोन्स है वो बैलेंस होना चाहिए, है ना। या तो अधिक होगा, सीक्रेशन अधिक होने लगा, जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बीटा सेल से इंसुलिन अधिक होने लगा, या फिर वो कम प्रोड्यूस होगा। अगर बैलेंस है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब भी किसी भी सेल से कोई हार्मोन्स अधिक सीक्रेट होता है और उससे रिलेटेड जो बीमारी होती है उसमें हाइपर शब्द यूज करते हैं। और जब भी वो हार्मोन्स कम सीक्रेट होता है बैलेंस से और उसके कारण जो बीमारी होती है उसे हाइपो कहते हैं। क्लियर हुआ? तो हाइपर का क्या मतलब होगा कि इंसुलिन अधिक सीक्रेट हो रहा है, और हाइपो का क्या मतलब होगा कि इंसुलिन कम सीक्रेट। थैंक यू मैम। प्रीति जी। कपालभाति का भी इफेक्ट पड़ेगा क्या इंसुलिन सिक्रीशन में? पैंक्रियास को एक्टिवेट कर देगा तो? जब आप कपालभाति करते हैं तो जो एक नेवल का स्ट्रोक होता है वो पैंक्रियास के आसपास ही लगता है ना। लेकिन यहाँ दिक्कत ये होती है कि यदि मान लीजिए उसको हाई बीपी भी है, क्योंकि जब भी डायबिटीज किसी को होती है और वो अगर थोड़ी एडवांस स्टेज में आ गई है तो उसको सिर्फ डायबिटीज नहीं होती है, उसको कुछ ना कुछ साथ में और भी बीमारियां होंगी। तो उस कंडीशन में आप कपालभाति नहीं करा सकते। नहीं कराएं कपालभाति? हाँ, नहीं कराना। तो आपको क्या करना होता है कि एक्चुअली यहीं पर थेरेपी काम आती है कि आपको पहले खुद डायग्नोसिस करना पड़ता है कि भाई उसको क्या क्या प्रॉब्लम है उस व्यक्ति को, और फिर उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए एक डायबिटिक पेशेंट है लेकिन उसको सिर्फ डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो आप उसको कपालभाति भी करा सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम है कि उसके हार्ट पर भी प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट भी वीक हो रहा है, उसके कार्डियक मसल्स जो है, अब यहाँ पर हमने बात की ना कि सब वीक हो जाती हैं, तो मान लीजिए उसकी कार्डियक मसल्स भी वीक हो गई हैं, तो आप कपालभाति नहीं करा सकते हैं। अब ये मान लीजिए उसकी किडनी की मसल्स वीक हो गई हैं, तब भी आप कपालभाति नहीं करा सकते। तो ये डिपेंड करेगा कि जब आप उसके पूरे डायग्नोसिस करेंगे कि उस पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, तभी आप डिसाइड करा पाएंगी और उसके लिए एक पैकेज को प्लान कर पाएंगे कि इसे क्या क्या कराना चाहिए और क्या क्या नहीं कराना चाहिए। अब देखिए आपके आसपास ऐसे कोई ना कोई तो होगा जिसको डायबिटीज होगी, फैमिली में, फ्रेंड में, रिलेटिव में। कोशिश करें उसके लिए पैकेज तैयार करें, वो ना करे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे होमवर्क है, ये लास्ट में मैं देखूंगी, क्योंकि अभी हमने बोला था कि जिसको भी आपने पिन किया है, जिसके आपने बॉडी मिसअलाइनमेंट दिए, उसके लिए आपको पैकेज तैयार करना। तो आपको जैसे आज लिखा था ना हमने वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ऐसे 4 वीक के आपको पूरे पैकेज तैयार करने हैं। तो एक तो आपका टारगेट था थायराइड वालों के लिए, तो आसपास जो भी थायराइड है वो सबके डिफर क्यों होंगे, क्योंकि मान लीजिए प्रीति जी आपका जो थायराइड वाला व्यक्ति है उसको थायराइड के साथ उसके शोल्डर मिसअलाइन है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसको नी की प्रॉब्लम है। पॉसिबिलिटीज हो सकती ना ये ऐसी, तो इसीलिए ये पैकेज सबके डिफर रहेंगे। तो आपको अभी 2 असाइनमेंट मिल चुके हैं, एक थायराइड वाला और एक जो बॉडी मिसअलाइनमेंट वाला। अब ये हम जो डायबिटीज है इसके अब नेक्स्ट 2 क्लास में हम प्रैक्टिकल करेंगे, डायबिटीज से रिलेटेड जो भी आसन है और जो भी उनका यौगिक मैनेजमेंट है। तो फिर आपको एक डायबिटीज से रिलेटेड व्यक्ति को देखना है, और अगर आप एक से ज्यादा देखते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये चीज आप याद करने से बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, पढ़ के बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे। आप लाख अपनी कॉपी में नोट करके रख लो, उससे बिल्कुल नहीं सीखेंगे। आप सिर्फ सीखेंगे जो बार 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 एक्सपेरिमेंट करेंगे। और अगर कहीं किसी पेशेंट्स का आपको नहीं समझ में आ रहा है इन केस कि उसके लिए मैं क्या ही करूं, कई बार ऐसा भी हो जाता है
तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप मुझसे पूछिए, उसकी पूरी हिस्ट्री लीजिए, उसके पूरे जो जो उसको प्रॉब्लम्स है वो लीजिए कि उसके बॉडी अलाइनमेंट्स का क्या प्रॉब्लम है और जो भी प्रॉब्लम है वो सारा डायग्नोसिस करके फिर मेरे से सपोर्ट लीजिए। और पेशेंट अगर एक्सेप्ट ही नहीं करे कि उसको डायबिटीज है और ना कुछ उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहे, सिर्फ डॉक्टर की एक टैबलेट के अलावा वो कुछ ना करना चाहे, वो कुछ ना करे, हमको क्या लेना पाना, हमको तो अपनी प्रैक्टिस करनी है, ये उसकी किस्मत है। देखिए सबको आप नहीं बदल सकते हो, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी लेके आता है। यदि किसी की डेस्टिनी में दुख दर्द तकलीफ है ही तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो उस कंडीशन में आपका काम है बोलना। और होता क्या है मालूम, जब हम आसपास के लोगों को खुद बोलते हैं तो लोगों को बड़ा डाउट हो जाता है कि यार लगता है पैसे लेना चाहती है। आजकल ये बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। तो बिल्कुल मत बोलिए, आप तो अपना वो करिए प्रैक्टिकल, अपने जो राइटिंग में जो बनाने हैं आपको पैकेज, आप वो बनाइए। आपको उनको नहीं कराना है, वो ना करें, है ना, क्योंकि राइटिंग में बना के आपको सिर्फ अपने पास रखना है। यदि आप उसको वो राइटिंग वाला दे भी देंगी तो वो कितना सही कर रहा कितना गलत आपको क्या मालूम, जब तक वो आपकी प्रेजेंस में नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे क्या होता है, मेरे साथ ही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है कि कहीं भी जाओ तो लोग पूछते हैं कि अच्छा ये इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज कर लें, तो मैं अक्सर टाल जाती हूँ। तो लोग अक्सर पीछे से सुनने मिलता है कि बहुत एटीट्यूड है। लेकिन मैं कैसे बता दूं अब वो आप अकेले में कैसे कर रहे हैं, मुझे कैसे मालूम। अब अगर आप मान लीजिए सही टेक्निक को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं तो फाइनल होगा क्या कि आप वो करेंगे और 2 महीने बाद मुझसे कहीं पर भी मिल गए तो बोलेंगे अरे कुछ नहीं होता यार आपकी एक्सरसाइज से, बहुत करके देख ली, 2 महीने से कर रहे हैं। तो बेटर है आप मुझे ही बोल लो जो बोलना है। तो इसीलिए भले ही आप उनको ये बोले कि आप 1 महीने सीख ले मेरे से, फिर आप खुद करें, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तो आपको अपने रिटर्न वर्क के लिए, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए ये चीजें चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस भरे, वो करें या ना करें उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। राइट रितु जी? मैम मेरी खुद की भाभी को है डायबिटीज, लेकिन उसके साथ उनको थायराइड भी है, उनको नी पेन भी है, अभी उनका हिप में भी प्रॉब्लम आ गई थी तो सर्जरी हुई है। तो उनको तो हम योग करा ही नहीं सकते, ना वो नीचे बैठ सकती हैं, ना वो मूवमेंट ज्यादा कर सकती हैं, तो वहां पर क्या कर सकते हैं? उनके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक, योग निद्रा, मेडिटेशन, प्राणायाम। लेकिन मैम शुगर का तो थोड़ा सा होता है कि फिजिकल वर्क भी आपका होना चाहिए ज्यादा। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यदि मान लीजिए पेशेंट को हम मूवमेंट दे ही नहीं पा रहे हैं तो नहीं से तो बेहतर है। फिर उनका जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है उसके जब 6 मंथ हो जाए, डॉक्टर अलाउ करें तो फिर उनको माइक्रो एक्सरसाइज कराना शुरू कर दें। लेकिन नी पेन भी है उनको, कब से डॉक्टर ने बोला हुआ है नी रिप्लेसमेंट के लिए भी। नी के लिए तो सबसे अच्छा है ना कि लेटे लेटे करें, नी के नीचे पिलो रख दें, बोले उनको दबाओ पिलो को, छोड़ो। नी के लिए तो यही एक्सरसाइज मैम बेस्ट है। जब मतलब बहुत ज्यादा डिजीज बढ़ चुकी है तो भी हम करवा सकते हैं माइक्रो। करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पैरों की उंगलियों को मोड़े खोलें, का सर्कुलेशन बढ़ेगा। आजकल तो पैर की किसी भी तरह की सर्जरी होती है तो उसके बाद लोग डॉक्टर्स इस एक्सरसाइज को करने बोलते हैं कि उंगलियां मोड़ें और खोलें, जिससे सर्कुलेशन बढ़े। सर्कुलेशन बढ़ेगा तो हीलिंग जल्दी होगी, फास्ट हीलिंग होगी। आप उनके लिए ही पहले पेपर में बनाइए पैकेज। मैम लेकिन लेता नहीं है ना कोई, वही बात है ना, तो वो इंटरेस्टेड होते नहीं, नहीं हो गया नहीं मेरा नहीं, तो। अभी यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट के लिए कर रहे हैं, वो ले या नहीं ले उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमारे सामने यदि ये चैलेंजेस आते हैं तो हम उनको क्या कराएंगे, वो करें या ना करें वो सेकंड मैटर है, इससे आपको लेना देना नहीं है। क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस बढ़ेगी पैकेज डिजाइनिंग की या पैकेज को कस्टमाइज करने की, वो इसी तरह बढ़ेगी। तो आपको तो अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, वो करें या ना करें। अगर आप अभी ये चीज करना छोड़ दोगे
तो मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ कि जिस दिन मैं क्लास खत्म करूंगी और उसके 1 महीने बाद भी मैं आपके फिर से ज्वाइन करवाऊंगी ना और बोलूंगी, तो आप सब भूल चुके हो, ज्यादातर मेजर पार्ट तो भूल चुके हो, और फिर आप बोलोगे कि ये तो कोर्स किया था, कोई फायदा नहीं मिला उससे। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उतना ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा, उतनी आपकी कस्टमाइज करने की पावर बढ़ेगी। वो करें या ना करें उससे आपको कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। आपको तो ये सोचना है कि वो मेरे पास आ गया है और मुझे उसे करानी है एक्सरसाइज, अब मैं क्या कराऊंगी ये मुझे लिखना है। ठीक है चेलना जी, कुछ और बोलना चाह रही हैं? हाँ, मैं बोल रही थी, मेरे एक रिलेटिव को है थायराइड है, थायराइड कम होता ही नहीं है, गोली लेना पड़ता है ना, और सारी चीजें करते हैं, सिंहासन से लेके उज्जयी प्राणायाम से लेके फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी है, सब कुछ है, लेकिन थायराइड कम नहीं होता। इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा हुआ है। तो उनके कम नहीं होने का कारण क्या है? मेंटल पे जाइए, पक्का उनके मेंटल नहीं, में कुछ ना कुछ नहीं, प्रॉब्लम मेंटल है। में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो तो यही बोलेंगे कि नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम है। आपको उनसे बात करना पड़ेगा, एक एक दो दो घंटे बैठ के। मेंटल प्रॉब्लम ऐसे नहीं मिलती है। अभी मैं यहाँ जितने लोग बैठे ना, सबसे किसी से भी पूछूंगी ना कि आप एक काम करो, आप किसी को झापड़ मार देते हो क्या, तो सबके सब बोलेंगे नहीं, मैं तो मार ही नहीं सकती हूँ, मेरे अंदर तो इतनी करुणा है कि मैं कर ही नहीं सकती। तो ऐसे ही जो हमारे चेन ऑफ रिएक्शंस बन चुके होते हैं वो हमको नहीं मालूम है, वो हमारे सामने जो बैठता है उसको निकाल लें। ऐसे धार्मिक भी है, करुणा भी है मन में, और साम्य भाव रहता है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं टेंशन तो, हाँ थोड़ी टेंशन तो पारिवारिक, तो बच्चों की पढ़ाई की वो सब रहती है, तो वही वजह, क्योंकि दवा तो कंटिन्यूअस ले रहे हैं, कंटिन्यूअस। होम्योपैथिक भी कितने सालों से एलोपैथिक भी ले रहे हैं, और दवा तो एलोपैथिक फिर जब तक नेक्स्ट नहीं करवाती वो अपने हिसाब से दवा चलते ही रहती है, तो उससे भी कम ज्यादा हो एक्चुअली जाता है। थायराइड का यही है, जितने भी हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं ना, इनका मेन कारण आप बहुत डीप में जाएंगे तो स्ट्रेस ही होता है। तो इसके लिए क्या थॉट मेडिटेशन, प्रोसेस मेडिटेशन वो नहीं करते, बाकी फिजिकल एक्सरसाइज तो वो नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि उनको मेंटल प्रॉब्लम है, वो नहीं बैठेंगे किसी भी तरीके से। आप उनको फिर अजप अजप कराइए, आपको उनको साइक्लिक मेडिटेशन कराइए, तो धीरे धीरे आपको उस ओर ले जाना पड़ेगा। वो जो मैं चीजें बोलती ना कि योग थेरेपी करने में बहुत मेहनत लगती है, इतनी इजी नहीं है। अगर आप कोई व्यक्ति आराम से तैर रहा है और आप अचानक से बोलो कि नहीं नहीं मुड़ो मेरे साथ चलो, तो कोई नहीं जाएगा। इतने हमारे जो मेंटल मैकेनिज्म है वो पक्के हो जाते हैं इस एज तक कि उसको कोई बदलना नहीं चाहता। फॉलोअर है, पतंजलि योग के फॉलोअर है, एकदम पक्के वाले, तो सारी चीजें एकदम करते। देखिए जितनी भी, जैसे फिर भी वो क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे लोगों के साथ में रहते, बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं। आप लोग ने अच्छा साउंड वेव तो सबने फील किया होगा कि साउंड वेव होती है, फील किया है कि नहीं किया है? किस किस ने फील किया है? हाँ, उनकी बातों में अहम झलकता है, ईगो अहम झलकता है। देखिए साउंड वेव होती है, ये कब प्रूफ करता है? आप सब लोग कभी ना कभी ऐसी जगह से गुजरे होंगे जहां डीजे के बॉक्स लगे हुए, गुजरे हैं? और जब गुजरे तो क्या होता है? लगता क्या होता है, वाइब्रेशंस होने लगती है। तो वो वाइब्रेशंस क्यों होती है? आपका तो हार्ट नॉर्मल वो कर रहा था, हार्ट बीट नॉर्मल थी, पल्स नॉर्मल थी। क्यों होती है? आप यदि कार से भी मान लीजिए उसके बाजू से गुजरे तो आपके पैर के नीचे भी वाइब्रेशन आ जाता है। फील किया है? ये साउंड वेव का इफेक्ट है। वेस्टर्न में आपने देखा होगा कि एक वो बहुत लंबा तान लेते हैं और ऐसे सामने कांच का ग्लास रखते हैं, वो टूट जाता है। तो ये साउंड का है। तो अब साउंड अगर आपके अंदर बार बार गलत जाएगा, अब आपको मान लीजिए वो जो डीजे के बॉक्स हैं
उसके पास ही बिठा दिया जाए 10 घंटे के लिए, तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं? आप कितनी जल्दी चाहते हैं कि हम जल्दी से यहाँ से निकल जाएं, बहुत शोर हो रहा है, जल्दी निकले। अच्छा मैम, जो वायलेंस वाली मूवी है क्या वो भी असर डालती है? हाँ, तो वो मूवीज बहुत ज्यादा बिल्कुल इफेक्ट है। वो ही क्योंकि मूवीज देखते हैं, मतलब देखिए वायलेंस मुझे वाली, एक चीज बताइए, आप लोग थिएटर में गए हैं सब, कभी ना कभी गए होंगे थिएटर में। अब थिएटर में सब तरह के लोग होते हैं, कुछ हो सकता है बहुत अच्छे नेचर वाले हों, कुछ हो सकता है बहुत बुरे भी, सब तरह के होंगे, ठीक है। लेकिन जब वो एक क्लाइमैक्स आता है और जब वो विलेन जो रहता है वो हीरो को मारना शुरू करता है, वो मारता जा रहा है, हीरो डाउन होता जा रहा है, तो देखिए पूरा थिएटर ऐसा शांत हो जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। और जैसे ही मान लो उसको हीरो को जोश आया और उसने विलियन को मारना, देखिए सीटियां बजने लगेंगी, लोग चिल्लाने लगेंगे, तो क्या है ये? जबकि वहां तो सभी लोग हैं, सभी तरह के लोग हैं। ये हमारी उस समय हमारी आत्मा के जो नेचुरल गुण होते हैं, जो नेचुरल क्वालिटीज होती है, वो शो होती है। तो अब अगर आप वहां इमोशन से नहीं जुड़े हैं तो आपने ये रिएक्शन कैसे किया? कोई भी मूवी आप देख रहे हैं और अगर उससे जुड़े नहीं हैं, कई बार लोग बहुत ऐसा कुछ सैड सीन होता है तो रोने लगते हैं, कॉमेडी मूवी देखते हैं तो आप हंसते हैं, क्यों? तभी हंस कर पाएंगे ना, जब तक आप उससे अपने इमोशन को नहीं जोड़ेंगे उस मूवी के, तो कैसे ये रिएक्शन दे पाएंगे? तो मूवी कोई भी हो, उससे हमारे इमोशन जुड़ते हैं और हमारे बॉडी का वाइब्रेशन उस समय उसी मोड पर रहता है। इसीलिए बोलते हैं ना, पढ़ो बहुत ध्यान पूर्वक, साथ बहुत ध्यान पूर्वक रखो, सुनो ध्यान पूर्वक। क्यों बोलते हैं ये कि ये तीनों चीजें अच्छी होनी चाहिए? इसका रीजन इतना ही है। ठीक है, अंकुर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैम, कल रात को मेरे वो नीज में थोड़ी आवाज आई थी और सुबह थोड़ी पेन हुई, तो वही मुझे पिल्लो प्रेस करके ही ठीक करना है क्या? राइट, बिल्कुल, वो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है और किसी तरह का वो हार्मफुल नहीं है। थैंक यू मैम। है ना? हाँ मैम, जो थोड़े अगर 75 से भी ऊपर एज है और जिनके घुटनों में बहुत दर्द अभी हो रहा है, तो उनके लिए भी ये बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा। मतलब नी को प्रेशर देना, पिलो रख के नी को पिलो नीचे रखें और उस पिलो को नी से दबाएं, नी से फिर ढीला छोड़ो, दबाएं फिर ढीला छोड़ो। ये करना। सभी के क्वेश्चंस हो गए? सविता जी को। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि फादर है मेरे, तो उनको 35 ईयर्स से डायबिटीज है और अभी आर्थराइटिस भी है और एक्टिव है, पार्क में योगा एक्सरसाइज भी करते हैं, तो और हाई बीपी है। मैम इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन लेने की वजह से पेट पे फैट है और लेग्स और हैंड्स पतले हैं, तो उनका भी हम इस चीज से कर सकते हैं। बनाए, पहले आप पैकेज बनाए उनके लिए, उनको टारगेट रख के, हाँ जी, और फिर बताएं मुझे एक बार। और वो फॉलो करते हैं मैम, एक्सरसाइज वगैरह अपने हिसाब से तो सब करते ही हैं। हाँ नहीं, बट देखिए हमेशा मैंने आपको बार बार बोला कि ह्यूमंस में क्या होता है कि वो हमेशा कंफर्टेबल जोन में जाता है। अब आप देखिए एक एग्जाम्पल, यदि आपकी सेल इंसुलिन नहीं बना रही है, आप उसको ऊपर से इंसुलिन देने लगो, वो कभी नहीं बनाएगी, क्योंकि उसका नेचर भी वही है कि यार बैठे बिठाए खाने मिल रहा तो क्यों कष्ट करें। ठीक है, तो अब वो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी की, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, मान लीजिए किसी को मलेरिया हुआ है और वो क्रोसिन लेता रहे, तो वो जितनी देर क्रोसिन का असर रहेगा उतनी देर फीवर जाएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट तो नहीं है ना वो, जब तक प्रॉपर मलेरिया की ही मेडिसिन ना ले। अब मेडिसिन भी आ गई लेकिन उसका प्रॉपर डोज और प्रॉपर टाइम ना हो, मान लीजिए उसकी 3 टैबलेट लेना है, वो एक ही ले, तो ठीक होगा क्या? तो इन सारी चीजों की बहुत वैल्यू है। आप खाना बनाते हैं, उसका यदि टाइम, रेशो, प्रपोर्शन, खाने की डिश ये सब फिक्स ना हो तो आपको वो खाना यूजलेस है। आप नाश्ता यदि शाम को बना लें तो उसका क्या ही यूज है, भले ही वो कितना अच्छा बना हो। तो
हर जीवन में जितनी चीज है वो कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किस क्वांटिटी में कर रहे हैं, इन तीन चीजों का बहुत अधिक महत्व है। और जब ये तीनों चीजें हम सही करते हैं तभी वो बैलेंस कहलाती है। बैलेंस शब्द का मतलब भी ये। तो आप उनकी डाइट देखिए, वो नोट करिए कब कितने समय क्या लेते हैं। आप उनकी एक्सरसाइज देखिए कि वो कब कितनी एक्सरसाइज कौन कौन सी चीज की करते हैं। आप उनकी थॉट प्रोसेस देखिए कि वो किसी चीज को लेके क्या सोचते हैं। आप उनके बॉडी मिसअलाइनमेंट को देखिए। फिर अगर और कोई बीमारी है तो उसके रिकॉर्ड को देखिए। देखिए, कस्टमाइज करना पैकेज बहुत टफ जॉब होता है, क्योंकि ये हर व्यक्ति आपके लिए एक चैलेंज होगा। आप ऐसे मान के चलिए, क्योंकि आपके पास बना बनाया कुछ भी नहीं है कि आप हर व्यक्ति को दे सकें। और ये सब देख के फिर उनका एक पैकेज बनाइए, फिर डिस्कस कीजिए। ठीक है मैम, आपने ये बात बिल्कुल ठीक बोली है। मेरे को भी नहीं लग रहा था ऐसे, क्योंकि जब हम सब चीजें करते हैं और फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं उसका माइंड से रिलेशन है, जहां हम ध्यान ही नहीं देते। हमें खुद को अपने लिए भी लगता है कि नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारे को ऐसी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ कोई चीज हमें अंदर से इफेक्ट कर रही होती है। इसमें 2-3 रीजन होते हैं। देखिए, हमेशा थॉट एनर्जी कैसे काम करती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 35 साल का है, ठीक है, तो 35 साल में वो क्या सोचता है वो उस समय इफेक्ट नहीं कर रहा है। 35 साल तक उसने क्या सोचा, वो उसका आज का प्रेजेंट का लाइफ स्टाइल या उसकी जो भी प्रॉब्लम है, वो भले ही फिजिकल मतलब डिजीज के रूप में ना हो सकता वो जो काम में हाथ डालता उसमें फेल होता हो, कुछ भी हो सकती है प्रॉब्लम। सिर्फ ये हम रोग की बात नहीं कर रहे हैं। और वो आज क्या सोच रहा है ये उसका फ्यूचर बनाएगा। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के ये देखने की पास्ट में उसके विचार कैसे रहे, तो उसका प्रेजेंट देख लो कि वो कैसी लाइफ स्टाइल जी रहा है, कैसी सिचुएशन में जी रहा है। और यदि किसी का ये देखना है कि फ्यूचर कैसा होगा, तो उसके प्रेजेंट के विचार देख लो। जैसे आज उसके विचार होंगे वैसा ही उसका फ्यूचर बनेगा, अलग से कुछ भी नहीं बनेगा बिल्कुल। और यही कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि कोई भी एक्शन, फिजिकल एक्शन कोई भी थॉट प्रोसेस के बिना हो ही नहीं सकता। यदि आपको एक गिलास पानी भी पीना है तो पहले एक थॉट आएगा कि मुझे प्यास लगी है, और तब आप पानी पीने जाएंगे। विदाउट थॉट बताइए आप क्या करते हैं सुबह से? कुछ, कोई भी एक्शन नहीं होता है। हर एक्शन में पहले थॉट होता है। तो थॉट एनर्जी के बिना तो लाइफ ही नहीं चलती। और हमारी विडंबना ये है कि हम सबसे अधिक नेग्लेक्ट उसको करते हैं। आप अभी तक के आप लोग की जो भी 40, 45, 35 जो भी एज है, आप सोचिए थॉट प्रोसेस को लेके कितना अवेयर रहे या कितनी टीचिंग आपको मिली, जिस पर आपकी पूरी लाइफ, आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब कुछ डिपेंड है। मैम, योगा में भी जो हम लग रहा था कि बहुत कुछ कर रहे हैं हम, तो फिर भी नहीं हो रहा। जब आप सुबह स्ट्रेचिंग कराते हो तो पता चलता है कि हमारे अपना करने में और आपके कराने में बहुत फर्क है। एक्चुअली जब तक टेक्निक प्रॉपर नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा किसी भी कीमत पे। सिर्फ आप बहुत भावना भालो, बहुत आध्यात्मिक हो जाओ, उन सब से कुछ भी नहीं होने वाला है। बेस क्या है आपका ये देखना पड़ेगा। हम बोलते हैं आप 2 घंटे मंदिर में बिताओ, लेकिन वो 2 घंटे में घर में एक व्यक्ति है जिसको बीमार है, टाइम से नाश्ता चाहिए था, वो नहीं मिला, तो वो आपकी 2 घंटे बिल्कुल बेकार है, वेस्ट है। तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो जो लोग होते हैं ना कि बोलते नहीं सिर्फ हम तो धर्म से कर लेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं होता सिर्फ धर्म से। धर्म के साथ विचार, भावनाएं जब तक ना जुड़े तब तक धर्म किसी काम का नहीं होता। मैम, मेडिसिन भी जरूरी है, योगा भी जरूरी है, मेडिटेशन भी जरूरी है। सब चीजें प्रॉपर होती हैं तो हम डिजीज नहीं कर बैलेंस, पाते। बैलेंस शब्द ही बैलेंस। तभी बना ना। बैलेंस का मतलब है आपके आचार विचार, आपका आहार विहार, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए।
और जब ये पांचों बैलेंस होती हैं तभी आप बैलेंस लाइफ जी पाते हैं, अदरवाइज वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो हर जगह बैलेंस रखना जरूरी है। एक चीज और पूछना था मैम, मैंने एक जन को देखा, वो उसका राइट लेग तो राइट पंजा तो थोड़ा सीधा रहता है, लेफ्ट पंजा थोड़ा तिरछा करके चल रहा है, तो इसके लिए क्या करना है? लेफ्ट पंजे को तिरछा करके जो माइक्रो एक्सरसाइज होती है ना ऐसे अंदर बाहर करने वाली, वो लेफ्ट से कराओ और उसको हाथ के हेल्प से टर्न कराओ। अच्छा, जैसे ये सीधा किया, ऐसा, ये ऐसा सीधा किया, पैर का पंजा ये है। अब यदि ये लेफ्ट है, सपोज ये पैर का पंजा है, उसका यहाँ तक ही आता है, तो यहाँ थाई से दोनों हाथों को रख के इसको ऐसे टर्न कराओ। ये जब आप थाई मसल दोनों हाथ से पकड़ के ऐसे टर्न कराओगे तो वो कंपैरेटिवली अधिक नीचे तक जाएगा। राइट से वो करें या ना करें, लेफ्ट पे मेन ध्यान रखो, क्योंकि उनका लेफ्ट नी जो है वो मिसअलाइंड हो चुका है और निकट भविष्य में उनको लेफ्ट नी से ही प्रॉब्लम भी आएगी। थैंक यू। मेरे ख्याल से सभी के क्वेश्चन हो गए हैं।